आज हम देखने वाले हैं क्या जीवों में जनन का कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कायिक जनन को। और हमने लैंगिक जनन तक बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया था। लैंगिक जनन की कई विधियां देख ली थी। आपको मैं बता दूं कि नीट की अगर मैं बात करूं तो नीट में जो मैंने पिछला चार्ट आपको बताया, पिछले लेक्चर में एक चार्ट मैंने बताया था किसका, अलैंगिक जनन का एक चार्ट बताया था। वो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो वहां से क्वेश्चन आता है लैंगिक जनन में, या तो फिर यहाँ से आता है। कायिक जनन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कायिक जनन से ही ज़्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन नीट में आएगा। और देखिए, कई जो कायिक जनन है, थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम कायिक जनन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कायिक जनन वास्तविकता में होता क्या है। कायिक जनन है क्या? देखिए, पादप के कायिक भागों द्वारा होने वाले जनन को कायिक जनन कहते हैं। कायिक भाग कौन कौन से हो सकते हैं? तो कायिक भाग कौन कौन से हो सकते हैं? कायिक भाग में हम जड़ ले सकते हैं, तना ले सकते हैं, पत्ती ले सकते हैं। लेकिन देखिए, कभी भी हम इसमें बीज नहीं लेते। एक चीज जरूर याद रखिएगा, क्या कायिक भाग में हम कभी भी क्या बीज को नहीं लेते हैं। कायिक भाग में हम कभी भी बीज को नहीं लेते, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे की चीजें अगर मैं आपको क्लियर करूं, तो जो कायिक जनन होता है वो टू टाइप्स का होता है। दो प्रकार से हम कायिक जनन कर सकते हैं। एक तो प्राकृतिक कर सकते हैं, एक तो क्या कर सकते हैं, कृत्रिम द्वारा कर सकते हैं। अब प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, एक थोड़ी थोड़ी सी चीजें मैं बता ही देता हूं, और फिर इसको हम अच्छी तरीके से तो कवर करेंगे ही। देखिए, प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है उसमें क्या होता है ना, कि प्रकृति द्वारा होता है। उसमें मानव की किसी भी प्रकार की कृत्रिम छेड़खानी नहीं होती है, वो प्राकृतिक तरीके से परिपक्व होता है। जबकि कृत्रिम वाले में क्या होता है, मानव की छेड़खानी होती है, हम लोग उसमें छेड़खानी करके कायिक जनन करवाते हैं। इसलिए उसको क्या कहा गया है, कृत्रिम कायिक जनन कहा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब पढ़ते क्या है, प्राकृतिक कायिक जनन को। देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन की बात करें तो प्राकृतिक कायिक जनन में प्रकृति से होता है, स्वतः होता है, मैंने आपको बता दिया। और जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो कई तरीके से हो सकता है। किससे किससे हो सकता है? तनों द्वारा हो सकता है, जड़ों द्वारा हो सकता है, पत्तियों द्वारा हो सकता है, और पुष्पों द्वारा भी कायिक जनन, जो प्राकृतिक कायिक जनन है, वो हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जड़ों द्वारा कैसे होता है कायिक जनन। तो देखिए, जड़ों द्वारा कैसे होता है कि जब हम जड़, इसमें क्या करते हैं, हम जड़ों को यूज करते हैं। जैसे पादप हो गए, उनकी जड़ों को यूज करते हैं, फिर उनके द्वारा कायिक जनन होता है। अब इनमें उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उदाहरण है इसमें, जैसे हो गए शतावर हो गए, डहेलिया हो गई, और शकरकंद हो गई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसको हमें याद रखना पड़ता है। क्या? जैसे अगर मैं बात करूं डहेलिया और शकरकंद की, तो डहेलिया और शकरकंद की जो जड़ें होती हैं, ये क्या है, एक प्रकार की जड़ें हैं। डहेलिया और शकरकंद एक प्रकार की जड़ें हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, भोजन संग्रह करती हैं। और भोजन संग्रह करने वाली जड़ को क्या कहते हैं, कंदिल जड़ मूल के नाम से कहते हैं। अगर जो जड़ें भोजन संग्रह करेंगी उनको क्या कहेंगे, कंदिल मूल कहेंगे। और कंदिल मूल से क्या निकलती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। और अपस्थानिक कलिकाएं ही क्या करती हैं, नए पादप को जन्म देती हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो नए पादप का जन्म होगा ना, अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा ही नए पादप का जन्म होता है। अपस्थानिक कलिकाएं वो कलिकाएं होती हैं जो नए पादप को जन्म देने के लिए सक्षम होती हैं। तो जहां अपस्थानिक कलिकाएं निकलेगी, मान लीजिएगा अब नए पादप का जन्म हो जाएगा। अब मैंने आपको जड़ तो अच्छी तरीके से समझा दिया। अब हम आगे बात करेंगे तनों द्वारा कैसे होता है। देखिए, तनों द्वारा दो प्रकार से हो सकता है। पहला नंबर, अर्धवायवी तने। अर्धवायवी तने कौन कौन से होते हैं? जैसे दूब घास हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, जलकुंभी जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर लिली भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, प्रिस्टीनिया हो गई। अब एक चीज अगर हम बता दूं कि अर्धवायवी तने का मतलब क्या है, तो अर्धवायवी तने का क्या मतलब है, अगर आप देखते होंगे कभी ना कभी दूब घास को, तो सब व्यक्ति ने देखा होगा, क्योंकि दूब घास तो हर एक जगह मिल जाती है। दूब घास में आप देखते होंगे अर्धवायवी तने का मतलब क्या होता है, कि ये जो दूब घास होती है ना, ये आधी तो वायु में होती है। क्या? आधी तो वायु में होती है, फिर इसके बाद आधी क्या होती है, आधी होती है उसमें मिट्टी में होती है। इसलिए इनको क्या कहा गया, अर्धवायवीय तने कहा गया। आधा जो इनके तने होते हैं, आधे वायु में होते हैं और आधे नीचे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अर्धवायवीय तने कहा जाते हैं। और अर्धवायवीय तने के क्या जो उदाहरण है वो कौन कौन से हो सकते हैं? दूब घास हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, जलकुंभी हो गई, पिस्टीनिया हो गई, ये सब अर्धवायवीय तने के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो भूमिगत तने के आता है। मतलब भूमिगत मतलब भूमि के अंदर पाए जाएंगे ये सारे तने। और उनके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? कंद मतलब आलू,
प्रकंद द्वारा कौन सा हो सकता है? अदरक और केला। घनकंद द्वारा कौन हो सकता है? अरबी, लहसुन। और सलकंद द्वारा कौन हो सकता है? प्याज और लहसुन। आपको एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर कि देखिए जो यहाँ ये जो टर्म्स दी हुई है ना, एनसीईआरटी की ही टर्म्स है। ये टर्म्स यहाँ पर दी हुई है, जैसे कंद हो गया, प्रकंद हो गया, घनकंद हो गया, सलकंद हो गया। आखिर इनको हम समझें कैसे? देखिए एनसीईआरटी पर तो डायरेक्ट दे रखा है, उसने तो बताया नहीं कि कंद होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंद क्या होता है, प्रकंद क्या होता है, घनकंद क्या होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये वास्तविकता में होता क्या है। और देखिए इनके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो सामने लिखे हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। कंद द्वारा आलू करता है, प्रकंद द्वारा अदरक केला करता है, ऐसे करके सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। लेकिन अब हम देखने वाले हैं इनकी टर्म्स को हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर हमारी टर्म्स क्लियर रहती है तो हमें बेसिक चीज़ें जो हमारी रहती है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार रहती हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, जो पहला टर्म्स हमारा आता है वो किसका आता है? प्रकंद आता है। आखिर प्रकंद है क्या? तो मैं आपको बता दूं प्रकंद क्या होता है। जैसे आप देखते होंगे नोड और इंटर नोड जानते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? पर्व संधि और संधि। अब जो इंटर नोड होते हैं उनमें क्या आ जाती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं आ जाती हैं। और अपस्थानिक कलिकाओं के साथ साथ क्या आती हैं? जड़ भी निकल आती है, जिससे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लूं, जैसे यहाँ पर आपको अदरक दिख रही होगी। अदरक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंटर नोड होते हैं। क्या ये इंटर नोड हो गए? ये यहाँ पर इंटर नोड हो गए। अब इंटर नोड में आपको आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं आ रही हैं। ये अपस्थानिक कलिकाएं हो गई, ये क्या हो गई? अपस्थानिक कलिकाएं हो गई। और अपस्थानिक कलिकाओं में क्या आ रही हैं? जड़ आ रही हैं। मतलब यहाँ से एक नया पादप पूरा बन सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? प्रकंद कहते हैं। प्रकंद वाला जो टर्म्स था हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे हम किसकी बात करेंगे? कंद की बात करेंगे। देखिए कंद क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब कोई पादप होता है, जैसे सपोज दैट मैं आलू की बात करूं, तो उसमें भोजन संग्रह होता है। आप देखते होंगे कि आलू में छोटी छोटी सी गांठें पड़ी रहती हैं। तो जो छोटी छोटी सी गांठें हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं कंद। तो कंद क्या होता है? जब भूमिगत तने में भोजन संग्रह करने वाली गांठें जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। और कंद में क्या होता है? कंद को हम कहते क्या हैं? आलू की आंख भी कहते हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आलू की आंख हम किसको कहते हैं? कंद को हम कहते हैं आलू की आंख। और ये क्या करती हैं? यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं आती हैं और नए पादप का निर्माण करती हैं। बगल में आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये आलू का एग्जाम्पल है और आलू सामने दिख रहा है। आलू में आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि छोटे छोटे ये सब जो गांठ जैसे पड़े रहते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? इनको हम कंद कहते हैं। और इन्हीं कंद पर क्या निकलती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और नए पादप का निर्माण करती हैं। आई होप ये जो कंद जो वर्ड है ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? घन कंद की बात करेंगे। देखिए घन कंद क्या होता है? तो घन कंद बेसिकली पाया जाता है लहसुन वगैरह में। इसमें क्या होता है? जो लहसुन वगैरह की पत्तियां आप जैसे देखेंगे, ये लहसुन की पत्ती दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? एक वृत्ताकार संरचनाएं बनने लगती हैं। और वृत्ताकार संरचनाओं में क्या होती है? यहाँ पर वृत्ताकार संरचनाएं बनती हैं और भोजन का संग्रह होता है। जैसे जैसे भोजन का संग्रह होने लगता है और वृत्ताकार संरचनाएं बनने लगती हैं, तो उनमें क्या आ जाती हैं? छोटी छोटी क्या आ जाती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं, जो कि आपको दिख रही होंगी। ये क्या है? सब ये अपस्थानिक कलिकाएं हैं। अब ये अपस्थानिक कलिकाएं परिपक्व होती हैं एक नया पादप बनाने के लिए, और यहीं से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजें क्लियर करेंगे। अभी तक हमने जितने भी तने के जो टर्म्स थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं पत्तियों द्वारा कैसे जनन होता है। तो देखिए जो पत्तियों द्वारा जनन होता है वो किस पर होता है? बायोफिल्म पर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा या अजूबा के नाम से भी जानते हैं। पत्थर चट्टा और अजूबा नाम इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है पत्थर चट्टा अजूबा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, जो बायोफिल्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा और अजूबा भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? देखिए इसका एग्जाम्पल आप इसके इमेज द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसमें देखिए एक पत्ती रहती है। अब पत्ती में क्या होता है? जो पत्ती की शाखाएं होती हैं उन पर क्या होता है? उन पर अपस्थानिक कलिकाएं आने लगती हैं और अपस्थानिक कलिकाओं से ही नया पादप बनने लगता है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे ये अजूबा की पत्तियां नीचे गिरी, जैसे ही जमीन पर अजूबा की पत्तियां गिरती हैं, तो होता क्या है? उन पत्तियों की जो शाखाएं थी उन पर क्या आती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं। और अपस्थानिक कलिकाओं से एक नया पादप का निर्माण होने लगता है। यहाँ पर भी यही चीज लिखी हुई है कि इसकी पत्तियों के किनारों पर उपस्थित खांचों में अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं, जिसके बनती हैं पत्ती के गिरने पर ये कलिकाएं नए पादप को जन्म देती हैं। यही चीज सामने लिखी हुई, ये चीज मैंने आपको समझाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से। आप इन चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। आई होप ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी और मैं बहुत ही सिंपल वे पर समझाने की कोशिश भी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे क्या देखने वाले हैं हम? कृत्रिम का एक प्रकार तो हमने देख लिया।
अब हम देखने वाले हैं दूसरा प्रकार कि अब हम कैसे मानव द्वारा कैसे कृत्रिम होता है, मतलब जो कृत्रिम सॉरी कायिक का हमने एक प्रकार देखा। अब हम देखने वाले हैं जो कायिक जनन है वो कृत्रिम द्वारा कैसे होता है। तो कृत्रिम द्वारा मैंने बताया था अभी आपको, जो कृत्रिम द्वारा कायिक जनन होगा उसमें क्या होगा, मानव का हस्तक्षेप होगा। और मानव का हस्तक्षेप होगा मतलब मानव वैज्ञानिक विधियों द्वारा ये विधियां जो होती हैं प्रयुक्त की जाती हैं। इसमें क्या होता है देखिए, जो कृत्रिम कायिक जनन होता है ना वो कई तरीके से हो सकता है। कैसे, कलम द्वारा हो सकता है, दाब लगाना हो सकता है, और फिर रोपड़ द्वारा हो सकता है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि जो कायिक जनन होता है वास्तविकता में, जो कृत्रिम कायिक जनन होता है ये कलम द्वारा कैसे हो सकता है, दाब लगाकर कैसे हो सकता है, रोपड़ द्वारा कैसे हो, इस चीज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अब देखिए कलम द्वारा कैसे हो सकता है, तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, गुलाब का फूल। आपने कभी ना कभी गुलाब तो जरूर लगाया होगा अपने जीवन में। अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कभी ना कभी गुलाब लगाया होगा, या तो कभी ना कभी गुलाब को देखा या लगाते हुए देखा होगा। तो देखिए गुलाब का पेड़ जो लगाते हैं हम कैसे लगाते हैं, गुलाब का एक पूरा पेड़ होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस गुलाब के एक पेड़ के किसी भी एक तने को तोड़ लेते हैं, तने को हम तोड़ते हैं, और ये क्या हो गया, हमारे पास एक तना हो गया, इसको मैंने तोड़ लिया। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, हल्का सा कट लगाता हूँ, ताकि कट लगाने पर जो ऊपरी जो उसकी लेयर रहती है वो हट जाए। क्या, सपोज दैट मैं इसको बहुत ही 3D में बना रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ये आपका क्या हो गया, तना हो गया, ये क्या हो गया, तना हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा मैं क्या लगाऊंगा, छोटा सा कट लगा दूंगा, तिरछा कट लगा दूंगा, ऐसे कट लगा दूंगा। तो जैसे कट लगाऊंगा तो जो ये वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा, और ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, जाइलम फ्लोएम वगैरह सब कुछ दिखने लगेंगे। और यहाँ से क्या होगा, जो बाहरी परत थी, जो बाहरी परत इसके ऊपर बाहर वाली लेयर थी वो हट जाएगी। तो यहाँ से अब नई कलिकाएं निकलने के लिए ये सक्षम हो जाएगा। अब इसको क्या करूंगा, इसका मैं रोपड़ मतलब वो कर दूंगा, अब मिट्टी पर इसको क्या कर दूंगा, मैं मिट्टी पर इसको मैं लगाऊंगा, ऐसे करके मिट्टी पर इसको बस रख दूंगा। फिर क्या होगा, जो यहाँ का जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, क्या, यहाँ का जो ये वाला पार्ट था, यहाँ से जड़ें निकलने लगेंगी, यहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लगेंगी, और एक नए पादप का निर्माण करेंगे। अब वही चीज यहाँ पर क्या हो रही है, देखिए कलम वाली बात आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाई। कलम अक्सर हम किस में यूज करते हैं, गुलाब वगैरह लगाने में करते हैं। जब भी हमें गुलाब वगैरह लगाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, गुलाब के किसी एक पार्ट को, मतलब कि एक तने को लेके आते हैं, और तने को फिर क्या नीचे से हल्का सा कट लगाकर उसको ऐसे करके लगा देते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, उसी तने पर एक नया पादप पूरा बनने लगता है। यही चीज थी कलम लगाना। अब दूसरा टर्म्स आता है दाब लगाकर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दाब लगाकर क्या करते हैं, कुछ पौधे ही ऐसे होते हैं जिन पर हम क्या करते हैं, जैसे कुछ पौधे हैं इसकी छाल का हम यूज करते हैं, कुछ पौधों की छाल का हम यूज करते हैं। और ये छाल को लेकर हम क्या करते हैं, इस छाल को हम एक कपड़े पर बांधते हैं। क्या, इस छाल को हम लेंगे और एक कपड़े पर बांधेंगे अच्छी तरीके से, रुई पर बांधेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हल्का हल्का पानी गिराते रहेंगे, उसको गीला ही रखेंगे अक्सर, हल्का 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 पानी गिराते रहेंगे। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि उस छाल से एक नया पादप निकलने लगा। तो मतलब एक जो कृत्रिम ढंग हुआ वो क्या हो गया, एक दाब लगाकर भी हम एक पादप का निर्माण, एक पादप को बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक छाल ली, छाल के बाद फिर उसमें मैंने कपड़ा बांधा, कपड़ा बांधने के बाद फिर उसमें मैंने हल्का 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 पानी गिराता रहा, लगातार गिराता गिराता रहा, तो कुछ दिन बाद मैंने देखा कि एक नए पादप का वहां से जन्म होने लगा। अब लास्ट आता है, लास्ट क्या आता है, रोपड़ आता है। तो रोपड़ हम प्रयुक्त करते हैं उन पादपों के लिए जब हम एक ही पादप पर दो पादप चाहते हैं। सपोज दैट आपके पास एक पादप है, ठीक है, सपोज दैट बरगद का पेड़ है यहाँ पर। अब बरगद के पेड़ पर क्या हो रहा है कि हम बरगद के पेड़ पर किसी एक गुलाब का पौधा मैंने लिया, और यहाँ पर क्या किया, रोपड़ कर दिया। यहाँ पर यहाँ से कट लगाया पूरा बरगद के पेड़ पर, यहाँ से पूरा कट लगा दिया। कट लगाने के बाद गुलाब के पेड़ को मैंने यहाँ पर रोपड़ कर दिया, और फिर इसके बाद इसको मैंने फिर से फिल कर दिया। तो होगा क्या, कुछ दिन बाद गुलाब का जो तना था जो मैंने इस पेड़ पर लगाया था, तो वो कुछ दिन बाद क्या होगा, एक नए गुलाब के पौधे पर बदलने लगेगा। मतलब हम एक पौधे पर दो पौधे देख रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं रोपड़। रोपड़ में क्या होता है, कई बार होता है एक पौधे को हानि होती है, एक पौधे को लाभ होता है, कई बार होता है दोनों को हानि या लाभ दोनों नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार ये चीज आपने जरूर देखी होगी, ये बहुत ही बेसिक इसका एग्जाम्पल हो जाता है रोपड़ का, कि आपने बरगद, या आपने बरगद और नीम को जरूर देखा होगा। इसको, बरगद और नीम को, इन चीजों को आपने जरूर देखा होगा। साथ में बरगद और नीम बहुत ही ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि साथ में उगे होते हैं। ये रोपड़ द्वारा पॉसिबल है, हम रोपड़ द्वारा दोनों को साथ में एक ही पादप पर उगा सकते हैं। आई होप ये चीजें कृत्रिम वाला अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक आती है
हल्की सी एक आती है क्या, नोट, बहुत ही हल्की सी, मतलब बहुत छोटी सी नोट आती है। और नोट में हमें एक पॉइंट याद रखना पड़ता है। पॉइंट है हमारा हमारा किसके लिए, वाटर हाइकिंथ के लिए, जिसको हम जलकुंभी भी बोलते हैं। वास्तविकता में जलकुंभी है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जलकुंभी को आपने कभी एक नाम सुना होगा, बंगाल का आतंक। तो बंगाल के आतंक के रूप में जलकुंभी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक समय पर क्या हुआ, जलकुंभी ने बंगाल पर आतंक मचा दिया। हुआ क्या था, जितने भी तालाब थे वहां पर, बंगाल के जितने भी तालाब, नदियां वगैरह जितने भी थी, वहां पर पूरा जलकुंभी जलकुंभी दिख रही थी। मतलब पूरी तरीके से तालाबों को घेर लिया था। और जलकुंभी क्या होती है, जैसे कोई सपोज दैट आपके पास तालाब है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक जलकुंभी लगा दी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक जलकुंभी का पौधा लगा दिया। तो कुछ समय बाद, बहुत ही अल्प समय बाद क्या होगा, पूरे तालाब में जलकुंभी आपको दिखने लगेंगी। मतलब एक तरीके से पूरे तालाब को ये क्या कर लेगा, पूरे तालाब को ये ढक लेगा। और इससे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होती है हमारी, O2 होती है, उसका भरपूर यूज करते हैं ये। और वाटर में O2 की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, वाटर में O2 की कमी हो जाती है। और उस पर, वाटर पर रहने वाले जितने भी पानी पर रहने वाले जंतु हैं, उनकी क्या हो जाती है, जंतुओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो। इसीलिए क्या कहते हैं, वाटर हाइकिंथ को कहते हैं बंगाल का आतंक। फिर हमने इसको भारत भी ले, भारत भी हम इसको लाए। क्यों लाए? क्योंकि हम इसकी सुंदरता से आकर्षित हुए। ये जो वास्तविकता में जो हाई जल कुंभी होती है, ये सुंदर दिखने में, इसके पुष्प जो होते हैं बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। तो हम इससे अट्रैक्ट हुए और इसको हम भारत पर भी ले आए। अब भारत पर ले तो भारत पर भी इसने बवाला किया। भारत पर भी बहुत सारे तालाबों पर अपना आतंक फैलाना चालू कर दिया। बहुत आतंक फैलाया इसने भारत पर भी। तो भारत पर एक एग्जाम्पल जो आता है वो, और एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो यही बनता है कि भारत पर आखिर हम जलकुंभी को लाए किस लिए थे। जलकुंभी को हम उसकी सुंदरता के कारण भारत पर लाए थे। ये इंपॉर्टेंट है नीट के बेसिस पर। नीट ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि भारत पर आखिर हम इसको क्यों लाए, तो सुंदरता को आकर्षित करके लाए। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, तो वाटर हाइकिंथ या जलकुंभी को हम क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। जो देखने में कुछ ऐसा दिखता है, आपको सामने दिख रहा होगा, ऐसा कुछ ये दिखता है, देखने में ये काफी सुंदर होता है। अब ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। हमने आज कायिक जनन अच्छी तरीके से देख लिया। और अब हमारा यहाँ से अलैंगिक जनन वाला जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं लैंगिक जनन वाले पार्ट को। तो लैंगिक जनन वाले पार्ट को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।